गाइड आपने करने, हम तो बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो कुछ लोग जो है एप्लीकेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या क्या हमसे मांगा जा रहा है, लेकिन इसी चीज़ से आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपका रिफ्यूज़ल हो जाएगा। जैसे 1 करोड़ का सोर्स भी चाहिए और जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है उसका भी सोर्स चाहिए। सो उस चीज़ पर भी बहुत डिपेंड करता है। सिर्फ फंड शो करना ही आपका जो है वीज़ा की गारंटी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, AI से कॉपी करके, चैट GPT से कॉपी करके उसको वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो इन चीज़ों पर भी एम्बेसी ऑफिसर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। सो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है कि मेंटली लॉस भी होता है, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी आपको रिफ्यूज़ल मिल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक इंजीनियर जो 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है महीने का, जब उसको रिफ्यूज़ल मिलती है तो एक झटका, फाइनेंशियल लॉस तो एक साइड है, उसका 20-30 हज़ार का होगा, लेकिन साथ ही साथ मेंटली हरासमेंट भी होती है कि इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बाद भी मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। सो मुझे लगता है कि नमस्कार, मैं हूँ विशा वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका दस्तक टीवी पे। सबसे पहले तो दस्तक टीवी और वीवी वीज़ा की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोफाइल में भी अप्लाई करने के बावजूद हमारा विजिटर वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, और ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे पहली बार में ही हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी, वीवी वीज़ा के डायरेक्टर। हेलो सर, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अच्छे से अच्छे प्रोफाइल पे अप्लाई करने के बावजूद भी कुछ लोगों के रिफ्यूजल्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके रिफ्यूज़ल लग के आते हैं। तो डेफिनेटली कमी कुछ ना कुछ आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं, क्योंकि जब एक डॉक्टर की प्रोफाइल जाती है तो उसको वीज़ा मिलना डेफिनेट है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ी गई है प्रोफाइल में जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को शक है कि आप डॉक्टर हैं भी या नहीं है। क्योंकि देखिए, हम खुद तो जा नहीं रहे वहाँ पर, हमारा प्रोसेसिंग या तो ऑनलाइन हो रहा है या फिर हम पेपर्स के माध्यम से फाइल लगा रहे हैं। और इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर फेक पेपर से भी बहुत सारे वीज़ाज़ अप्लाई किए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एम्बेसी ऑफिसर के माइंड में हमेशा ये रहता है कि इंडिया से जो भी फाइल्स आ रही हैं उसमें हो सकता है कि फेक पेपर्स लगे हों, और उस कारण ही आपके जो जेन्युइन पेपर्स हैं उसको भी फेक समझ लिया जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट, वो सपोर्टिंग जो चाहिए एम्बेसी को, जो उसका फॉर्मेट है वो नहीं होता, क्योंकि आप वो खुद अप्लाई कर रहे हैं फाइल, या फिर ऐसे कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं जिसको कि इतना तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये सारी एक्सपीरियंस की बात होती है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स का प्रोफाइल या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोफाइल या बैंकर्स का प्रोफाइल, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनका भी प्रोफाइल मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, और जो इवन की प्राइवेट जॉब में 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार की भी नौकरी कर रहा था, बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको ईजिली वीज़ा मिलता है और अच्छी प्रोफाइल ही गिनी जाती है उनकी। तो सर, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो ऐसी कौन सी कमी छोड़ देते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि उनको रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन की वजह से ही हमारी रिफ्यूज़ल आती है। अब एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी की केमिस्ट की शॉप है, उसने अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, लेकिन एक केमिस्ट के लिए भी आपको बहुत सारे लाइसेंसेस ग्रांट होते हैं, या आपके पास होटल है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट, लेकिन साथ में वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लग पा रहे और इस वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आ रही है। हर एक प्रोफाइल में, तकरीबन हर एक प्रोफाइल में, चाहे वो प्रोफेशनल की हो, बिजनेसमैन की हो या सर्विस क्लास की हो, वो जब साथ के डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे, मान लीजिए आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपका TDS सर्टिफिकेट नहीं लग रहा, आपका फॉर्म 16 नहीं लग रहा, आपकी ITRs नहीं लग रही, सो इन वजह से जब आधे अधूरे में हम ओवर कॉन्फिडेंट होके कि हम तो बहुत अच्छे, हम तो इंजीनियर हैं और हमें तो वीज़ा मिलना ही मिलना है, तो हम वो डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जो हमारे सिर्फ जैसे कि जॉब का ऑफर लेटर लगा दिया या अपनी सैलरी स्लिप लगा दी, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी अच्छी तनख्वाह है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन एम्बेसी ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर को ये प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव तभी होगा वो जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। सो एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है, और ये डॉक्यूमेंट डिफर करते हैं प्रोफेशन टू प्रोफेशन, बिजनेस टू बिजनेस, सर्विस टू सर्विस। सो जो लोग भी अपना अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में विजिटर वीज़ा, तो वो हमारे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं और हम उनको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए।
तो सर जो फाइनेंशियल जो है वो कितना शो करना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है शो करना? देखिए, फाइनेंशियल की तो बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि फाइनेंशियल के बगैर आप कहीं भी बाहर घूमने नहीं जा सकते। विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है घूमने फिरने जाना, आपने वहाँ पे सेटल होने नहीं जाना, आप पैसा खर्चने जा रहे हैं। इस चीज़ को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास पैसा वो नहीं, मान लीजिए आपके पास तो पैसा है, लेकिन आपने वही बात है कि एम्बेसी ऑफिसर को वो चीज़ नहीं शो की कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से घूम भी सकता हूँ, खा पी भी सकता हूँ और वापस आने के लिए भी मेरे पास पैसे हैं, और ये जो पैसा मेरे पास है ये सरप्लस है, मैं इसको घूमने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी सेविंग ही 1-2 लाख है तो आप 4 लाख कहाँ से खर्चेंगे? तो वो तो नहीं हो सकता ना। सो आपकी सेविंग्स उतनी होनी चाहिए कि आपके वो परसेंटेज जो है घूमने वाले वो 20-25% बने। मान लीजिए आपके घूमने पर 5 लाख रुपए खर्चा रहा है, तो आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 20 लाख रुपए होना चाहिए। तो इस तरह से ये वर्क करता है फाइनेंशियल। बाकी वो भी प्रोफेशन टू प्रोफेशन या फिर आपका जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर आपकी आइटनरी क्या है, आपने कितने दिन के लिए घूमने जाना है। सो ये सब देखकर मद्देनज़र रखते हुए आपको बैलेंस शो करना होता है। और एक चीज़ और भी लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या हमारी एफडीज़ भी हम शो कर सकते हैं? तो डेफिनेटली एफडीज़ भी आपकी जो लिक्विड एसेट ही है वो भी इसी चीज़ में काउंट होगी, और आपके पास प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के ऊपर ये सब आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन वो आपका लिक्विड कैश नहीं है। लिक्विड कैश वही है या तो आपके पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स हैं, आपकी बैंक में सेविंग्स है, फिक्स डिपॉजिट है। सो ये सारी चीज़ें जो है काउंट होती हैं आपके फंड्स में। ओके सर, कभी कभी अच्छे फाइनेंशियल शो करने के बाद भी लोगों के वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो जी ऐसा जी क्यों होता है? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे फाइनेंशियल शो करने के बावजूद भी वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ होता है क्योंकि उसका सोर्स आपने शो नहीं किया। देखिए, फाइनेंशियल तो आप किसी से भी पकड़ के आज 10 लाख रुपया लिया और अपने बैंक अकाउंट में डाल दे और आपको ऐसा लगता है कि इस पर आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। आपके पास जो वो मनी है उसका सोर्स भी होना चाहिए कि वो, अगर चलो आपने 10 लाख रुपया आज आपके अकाउंट में है तो उसका सोर्स क्या था? क्या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, या फिर कोई आपके पास ऐसा गेन आया, प्रॉपर्टी गेन आया, या फिर आपको कहीं से कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होना चाहिए। लगातार भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आप ये नहीं कि आपने 1 करोड़ दिखा दिया अकाउंट में तो आपको वीज़ा 110% मिलेगा। उस 1 करोड़ का सोर्स भी चाहिए, और जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है उसका भी सोर्स चाहिए। सो उस चीज़ पर भी बहुत डिपेंड करता है। सिर्फ फंड शो करना ही आपका जो है वीज़ा की गारंटी नहीं होता, लेकिन उस फंड वो कैसे आया और वो आ रहा है कितनी फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ये कवरिंग लेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसमें कोई कमी हो तो इसकी वजह से भी रिफ्यूजल्स आ जाते हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, कवरिंग लेटर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कवरिंग लेटर होता है आपका, वही आपका पर्पस शो करता है कि मैंने आकर वहाँ पे जाना है, घूमने जाना है या किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, AI से कॉपी करके, चैट GPT से कॉपी करके उसको वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो इन चीज़ों पर भी एम्बेसी ऑफिसर का बहुत ज़्यादा ध्यान रख। सो आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ आपकी जो है नेचुरल होनी चाहिए, आपकी कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें आप वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि आप कहीं ना कहीं प्लेजरिज्म कर रहे हैं। सो अपनी खुद की कवरिंग लेटर बनाइए और कोशिश कीजिए, अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट आप कर सकते हैं गूगल पर जाके, तो वो चीज़ वर्क कर सकती है। लेकिन कहीं से किसी का उठा लेना ऐसे कंटेंट, वो गलत है, क्योंकि उसकी उस समय इंटेंशन कुछ और थी, आपकी इंटेंशन कुछ और है। सो इस वजह से भी बहुत सारे रिफ्यूज़ल आज के समय में खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ प्लेजरिज्म की वजह से। सर, आइटनरी का वीज़ा पे कितना इफेक्ट पड़ता है? जी, आइटनरी का तो बहुत इफेक्ट है, क्योंकि वो आइटनरी आपको दर्शा रही है कि आपने किस किस तरह से अपना ट्रैवल प्लान किया। सो आइटनरी के बारे में मैं ये कहूँगा, इसमें भी बहुत सारे लोग प्लेजरिज्म करते हैं और वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके, जो भी उनके एजेंट, खासकर ये जो कंसल्टेंट्स हैं जो कि जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक ही आइटनरी सबके प्रोफाइल्स में जो है लगा देते हैं। सो उस वजह से भी रिफ्यूज़ल आते हैं। आपने देखना है कि आपको प्लान पूरा होना चाहिए। अगर आपने यूरोप घूमने जाना है तो वाकई आपके जो प्लान है कि आपने लग्जमबर्ग जाना है, फिर इटली जाना है, आपने फ्रांस जाना है, ये सारी चीज़ें इनलाइन होनी चाहिए। आपकी जो होटल बुकिंग्स है वो भी होने चाहिए, चाहे क्रेडिट कार्ड पे कर लो उसको, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए अभी कोई होटल किया है और बाद में आप वहाँ पर स्टे नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी रिफंडेबल हो जाती हैं। फ़्लाइट्स की टिकट्स आपके रेडी होने चाहिए, वो भी रिफंडेबल हो जाता है इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। लेकिन आपको इस चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी आइटनरी, होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट के बुकिंग्स बिल्कुल इनलाइन होने चाहिए, ताकि हम बता सकें कि हमारी तैयारी पूरी है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ का वीज़ा पर बहुत ज़्यादा
प्रभाव पड़ता है। सर वीवी वीज़ा में जो है विजिटर वीज़ा में सक्सेस कितना है? जी देखिए, हमारा सक्सेस रेट तकरीबन 90% है और इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया से। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर डेली यूएसए के वीज़ाज़, कनाडा के वीज़ाज़ और यूरोप के वीज़ाज़ पब्लिश होते हैं, सक्सेस स्टोरी जो पब्लिश होती रहती है, तो वो भी दर्शक देख सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है, क्योंकि देखिए जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इसमें दर्शकों का या फिर एप्लीकेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए अब डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांग रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आपने करने हैं। हम तो बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो कुछ लोग जो है एप्लीकेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या क्या हमसे मांगा जा रहा है, लेकिन इसी चीज़ से आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल हो जाएगा, जिससे कि आपको फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है कि मेंटली लॉस भी होता है, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी आपको रिफ्यूज़ल मिल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक इंजीनियर जो 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है महीने का, जब उसको रिफ्यूज़ल मिलती है तो एक झटका फाइनेंशियल लॉस तो एक साइड है, उसका 20-30 हज़ार का होगा, लेकिन साथ के साथ मेंटली हरासमेंट भी होते कि इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बाद भी मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। सो मुझे लगता है कि जो भी लोग देख रहे हैं और अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, चाहे वो किसी भी, मैं कहूँगा कि अगर आपने सिंगापुर का वीज़ा भी अप्लाई करना है, जिसका भी वीज़ा आसानी से मिल जाए, उसको भी लीनियंटली मत लो। और जैसे मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ज़रूर आपको लगाने चाहिए। थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।